आप जब पहली बार, आप डॉक्टर हैं? यस, आई एम। डॉक्टर हैं और आपको 2007 में क्या हुआ? मुझे 2007 में एक्चुअली मैं एएमयू का एग्ज़ाम देने गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस का एग्ज़ाम देने गया था। वहाँ पर मैंने शायद कोई गलत टॉयलेट्स में शायद यूरिन कर लिया था, शायद मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। तो मेरे को काफ़ी पेशाब में जलन हुआ था, काफ़ी तेज बुखार आया था। तो उसके बाद मैंने लोकल डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे बताया मुझे पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है। ह्यूमन मतलब मेल्स में ऐसे बहुत हाँ, रेयर है। बहुत रेयर होता है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे पेशाब में इन्फेक्शन हुआ। पेशाब में इन्फेक्शन हो गया। अल्ट्रासाउंड भी कराया था तो उसमें सिस्टाइटिस आया था, लेकिन मेरा सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन मुझे ये दिक्कत हो रही थी कि मेरे को ये दिक्कत हो रहा था कि मुझे उस टाइम नाइट फॉल्स हो रहे थे। उस टाइम? हाँ, 2007 में मुझे अपना आप मेरा सीमेन निकल जाता था। तो मैंने एक सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर की इन्फेक्शन था। ब्लैडर की इन्फेक्शन होगी, उससे पहले ही आपको? नहीं, उसके बाद शुरू हो गया। हाँ, सिस्टाइटिस मेरा ठीक हो गया था। लोकल डॉक्टर को मैंने दवाई, मुझे नहीं पता उस टाइम उन्होंने क्या मेडिसिन मुझे दिया था, मैं ठीक हो गया। एलोपैथिक ने एमबीबीएस से। ठीक है। तो मैंने फिर उनको दोबारा बताया, वो हमारे लोकल डॉक्टर हैं। हाँ। मैंने उनको दोबारा बताया कि सर मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला, उनको पता था कि मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसा करो, आप किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो एक हमारे यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गोयल, तो उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने मेरा सिस्टोस्कोपी किया, यूरोफ्लोमेट्री किया, उन्होंने मेरा ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी किया था, ट्रस्ट किया था। तो बाकी सब उन्होंने करके मुझे बताया कि तुम्हें ना क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो गया है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ वरी होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र काफी कम है। जब भी आपको यूरिन में इन्फेक्शन हुई और जब आपने इन यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उसमें कितने महीने का गैप था? करीब 1.5 महीने का फर्क था। 1.5 महीने में क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो गया? हाँ, मुझे उन्होंने यही बोला सिस्टोस्कोपी करने के बाद। वैसे ही जस्ट मैं तो, आप तो इमरजेंसी मेडिसिन देखते हैं, तो कभी भी क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के लिए कितना गैप चाहिए? कम से कम सर 3 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने? 3 महीने या 6 महीने। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है, और उन्होंने मुझे कोई क्रैनबेरी की टैबलेट दी थी जो यूटीआई को प्रिवेंट करती है, और डॉक्सीसाइक्लिन दिया उन्होंने मुझे 14 डेज। ठीक है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ हो गया था। मतलब मैं इतना ज्यादा चीजों पे ध्यान भी नहीं देता था, फिर मैं बिजी हो गया एमबीबीएस में। कोई ऐसा कुछ शादी से पहले मैंने कुछ नाइटफॉल हो रहा था? नहीं, मुझे उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ। दोबारा नहीं हुआ? मुझे नाइटफॉल कभी होता ही नहीं है एक्चुअली। मैंने कोई मास्टर भी ऐसा कोई नहीं किया है मैंने कभी। मैं किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में भी नहीं था शादी से पहले। अच्छा। जब 2016 में मेरा मैरिज हुआ तो फिर मैंने ये नोटिस किया कि मेरा थोड़ा अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन क्या था कि मैं थोड़ी सी टैबलेट्स ले लिया करता था। ईडी की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, इरेक्शन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी नहीं है? आज भी नहीं है। इरेक्शन की मुझे एक्चुअली, मेरे को दिक्कत ये होता है कि मेरा इरेक्शन तो बहुत हार्ड आती है, लेकिन जब मेरा डिस्चार्ज ही 30 सेकंड्स के अंदर हो जाता है तो मुझे इरेक्शन में कोई फायदा ही नहीं है। मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को हाइपर सेंसिटिव। बच्चे? 2 बच्चे हैं। ठीक है। तो ये लोगों का जानना जरूरी है कि पीएमए से बच्चे होने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लोग आमतौर पर समझते हैं पीएमए में बच्चे कैसे होंगे, बच्चे में आपने अंदर स्पर्म डाल दिया तो बच्चे हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर अब आपका तब से 2016 से अब तक आप पीएमए से परेशान है? हाँ, परेशान हुआ। मेरे हिसाब से शायद हम दोनों कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाए हैं। आपकी वाइफ ने कंप्लेंट की? थोड़ा बहुत कंप्लेंट करती है, लेकिन तो आप सेकंड टाइम से करते हो? एक्चुअली सेकंड टाइम थोड़ा सा ये भी नहीं होता। एक्चुअली फर्स्ट टाइम में ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हम दोनों को ही, कि हम मूड बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, फ्रस्ट्रेट, थोड़ा बिजी भी रहते हैं, दोनों ही बिजी रहते हैं। वो भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो वो भी 9 to 5 जाती है, मैं भी 9 to 5 जाता हूँ, दोनों 7 बजे तक घर आते हैं। फिर हम थोड़ा कोशिश करते हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों को सुलाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, फिर दुआ का मन ही नहीं करता। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया? अभी मैं एक्चुअली डॉक्टर, नाम लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, उनके पास में गया था। एक्चुअली मेरे ही सीनियर है यूसी के, तो उन्होंने मुझे पी शॉट दिया था, और वही सब टैबलेट्स दिया था मुझे, टडालाफिल और इसिटालोप्राम, वो सब मुझे टैबलेट्स दिया। टडालाफिल की जरूरत नहीं, आपकी तो इरेक्शन ठीक है। तो लेकिन मुझे उनका जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत लिया। इसिटालोप्राम दिया था? इसिटालोप्राम दिया था उन्होंने मुझे। कितने मिलीग्राम? 10 mg। उससे कोई दिक्कत हुई आपको? मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा नौजिया होता है इसिटालोप्राम से। अच्छा, नौजिया बहुत ज्यादा होता है मुझे। अच्छा, नौजिया मतलब मन खराब होता है? मतलब वही उबकाई लगती है। उबकाई लगती है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। टाइमिंग नहीं बढ़ी उससे? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ पैसे, मैंने इसिटालोप्राम भी बहुत खाया, paroxetine भी बहुत खाया। कितने दिन खाया होगा? मैंने कम से कम 1.5-2 महीने खाया है। फिर भी जरा भी फायदा नहीं? मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं लगा। एक्चुअली मेरा अपेंडिक्स ना हाइपर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है मेरा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इलेक्ट होते ही डिस्चार्ज हो जाता है, मैं पेनिट्रेट भी नहीं कर पाता। फ्रंट एरिया? हाँ, मतलब मुझे वो लगता है, हाइपर सेंसिटिविटी लगती है। देखो, हाइपर सेंसिटिविटी तो हम ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं और करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई की नहीं है किसी ने। तो एक तरह का मतलब
पेशेंट का फीडबैक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट क्या सोचता है और हम जो करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी तो ठीक हो जाएगी आपकी। सेकंड बात है कि पीएमई, तो ये आप हमें फीडबैक दोगे। हाइपर सेंसिटिविटी तो करने के बाद फ़ौरन आपकी खत्म हो जाएगी, ग्लैंस पैनिक। अच्छा, ठीक है, पैनिक में सेंसेशन आएगी, ग्लैंस पैनिक में खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी टाइमिंग बढ़ सकती है। तो मतलब मैं ट्रीटमेंट क्या होगा उस तरह से सोच रहा हूँ। अगर ये करने के बाद आपको हम वेट करेंगे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने। अगर हमें लगता है कि भाई हाँ ट्रीटमेंट हो गया और आपका अच्छा हो गया तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर हम उसके 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स करेंगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी है, मेरे हिसाब से इससे ठीक हो जाएगी। अभी कोई फिलर वगैरह नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये करके देखते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाएगा। क्या करना है तो? अगर आप चाहते हैं तो ये डायरेक्ट डोर्सलरेक्टमी, और अगर आप फिलर चाहते हैं तो फिलर भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों में फर्क ये है, डोर्सलरेक्टमी लोकल एनेस्थीसिया दूंगा मैं पेनिस के ऊपर और नर्व्स को काट दूंगा जो ग्लैंस पेनिस को सप्लाई कर रही होगी, है ना। और आपको पता भी लगेगा जब मैं काटूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। उससे ऊपर की सेंसिटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर आप इसमें, वो सब बिल्कुल सेफ है, कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 महीने तक आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। दूसरी ये है इशू कि हम ये ना करके फिलर डाल दें पेनिस के टिप पे 3 ml के करीब, और लेकिन उससे क्या है कि वो बस एक लेयर बनाएगा नर्व्स के ऊपर, थोड़ा सा नम हो जाएगा पेनिस, लेकिन सेंसेशन रहेगी, कम हो जाएगी हल्की सी। इसमें बिल्कुल गारंटी नहीं है फिलर में, मतलब एज कंपेयर टू डोर्सलरेक्टमी, क्योंकि उसमें तो नर्व से निकाल देंगे। इसमें ऊपर रहेगा लेकिन सेंसेशन तो जाती ही रहेगी, कम जाएगी बस। तो आपने इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इसके संग मुझे पी शॉट भी लेना पड़ेगा? देखिए, पी शॉट का ये है कि पी शॉट तो तब फायदेमंद है जब आपकी इरेक्शन कमजोर हो। आप कह रहे हो इरेक्शन तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं तो है। पी शॉट का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, टेडलाफिल का भी रोल नहीं है। हालांकि टेडलाफिल सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग हो सकती है, उससे थोड़ा बहुत टाइम बढ़ता है, लेकिन अगर इरेक्शन ठीक है तो टेडलाफिल पे नहीं डालना चाहिए। इट्स अ ब्लंडर, आदत पड़ जाएगी आपको। टेडलाफिल तो मैं लेता भी नहीं हूँ। हाँ, वो लेने की जरूरत नहीं है। जो आप ये एस्किटलोप्राम ले रहे हो, ये अच्छी मेडिसिन है, इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसको 5 मिलीग्राम पे कंटिन्यू करो। 10 मिलीग्राम से आपको साइड इफेक्ट होंगे। 5 मिलीग्राम सुबह के वक्त ले लिया करो, रात के वक्त नहीं, सुबह। एक्चुअली मैंने सुबह लिया था, लेकिन हाँ। सुबह से क्या होता है, मैं ड्यूटी चला जाता हूँ तो आपको नोजिया होता है। पूरे दिन नोजिया रहता है। देखिए, अगर सुबह लेंगे, दोनों तरह से बताता हूँ, अगर सुबह लेंगे तो ये हो सकता है आपको, रात को लेंगे तो आपको थोड़ा सा स्लीप डिस्टर्बेंस होती है इससे। तो सुबह ले लेंगे तो आपको इंसोमिया होता है। हाँ, तो सुबह ले लो, आपकी मर्जी। 5 मिलीग्राम करो, 10 ज़्यादा है। ठीक है, 5 आपको, मतलब हमने हर में एक पेशेंट को मैंने एस्किटलोप्राम दी, मैंने कभी और ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं की है, आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की है 5 मिलीग्राम पे। तो आप लेके देखो, ठीक है। और जैसा आप कहोगे वो आप सोच लेना कि क्या करना चाहते हो, फिलर करना चाहते हो या डोर्सलरेक्टमी करना चाहते हो। क्या करना चाहिए? डोर्सलरेक्टमी। अच्छा, और उससे तो वैसा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेफ है। अभी कल ही मेरे उसमें एक पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम डोर्सलरेक्टमी कर देंगे तो क्या प्लेजर खत्म हो जाएगा। हाँ, सेक्स करते वक्त प्लेजर जो आपको आता है। देखिए, ऐसा है कि जो हम ये नर्व्स काटेंगे सिर्फ ग्लैंस पेनिस ही काटेंगे, और जो प्लेजर आता है वो सारी बॉडी से आता है। उसको तो बहुत डिफरेंट जगह से आता है, पूरी बॉडी से आता है, पेनिस से भी आता है। तो पेनिस की तो नहीं काट रहे, परमानेंट इलाज होता है इसका? ये परमानेंट चली जाएगी सेंसेशन, पूरी फिर भी नहीं जाएगी। ऐसे नहीं कि हाथ लगाऊंगा तो पता नहीं लगेगा, आपको पता लगेगा लेकिन बहुत कम हो जाएगी सेंसेशन। इस पे जाओ आप डोर्सलरेक्टमी पे। एक्चुअली मुझे मैं भी डॉक्टर हूँ, और मेरे भी बैच में यूरोलॉजिस्ट हैं। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, मेरे बैच में डॉक्टर कोई नहीं करता ये सर्जरी, ये एक्चुअली कोई करता भी नहीं। मैंने बहुत यूरोलॉजिस्ट से बात भी की है, करनी नहीं आती। इतनी दूर से यहाँ पे क्यों नहीं करते? 56 किलोमीटर से यहाँ दूर आया हूँ। ये सर्जरी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये सर्जरी इसलिए नहीं करते कि ये सर्जरी का सिर्फ एक जर्नल था जिसमें एक, आज तक जब हमने शुरू की है 2022 की बात है, जिसमें ये कहा गया था कि डोर्सलरेक्टमी और फिलर डालने से लोगों की सेंसेशन बढ़ती है। एक बहुत ही 30 लोगों की स्टडी थी, और किसी को ये नहीं पता कैसे करते हैं। अब हमारी माइक्रो सर्जरी में ट्रेनिंग थी। अच्छा। तो हमने, क्योंकि हम पिनाइल सर्जरी करते रहते हैं तो हमें पता था कि नर्व्स कहाँ होती है, तो हमने कट दिया। माइक्रो सर्जरी? हाँ, माइक्रो सर्जरी तो क्या है, मतलब थोड़ी फाइन नर्व्स है। फाइन नर्व्स। तो हमने उस दोनों नर्व्स को निकाला। तो हमें 2 नर्व्स निकालने के बाद पेशेंट से ये फीडबैक आई कि अभी सेंसेशन है। अच्छा। हमने 4 नर्व्स निकाली।
4 नर्व्स के बाद भी पेशेंट की सेंसेशन है कि पीछे की ओर सेंसेशन है। हमने 6 नर्व्स निकाली, ब्रांचेस होती है वहां पे, जो डोर्सल नर्व होती है वो ब्रांचेस दे देती है। पेरिनियल हाँ, उसके बाद पेशेंट ये कहने लगे कि सर ऊपर से नम हो गया लेकिन पीछे सेंसेशन है फ्रेनुलम पे। अब हमने क्या करना शुरू किया, 6 नर्व्स जैसे कल मैंने किया तो उसमें 10 नर्व्स निकाली है, उसमें कुछ तो नर्व्स है, कुछ फेशिया भी कट करने लगे, मतलब ऊपर का ये ऐसे नर्व्स जा रही है, ये तो हमने काट दी, लेकिन इन नर्व्स की कुछ ब्रांचेस ऐसे घूम जाती है, वो बहुत ही छोटी होती है। तो हमने उसका, क्योंकि दिखती भी नहीं है, इतनी छोटी नर्व्स है, जैसे अब आप यहाँ कहोगे सेंसेशन तो है लेकिन आपको क्या नर्व दिखती है, नहीं दिखती, तो हमने वहां का फेशिया निकालना शुरू कर दिया। थोड़ा सा फेशिया निकाल देते हैं, तो जब हम फेशिया निकालते हैं तो हमें पेशेंट बता देता है कि मेरे को पीछे सेंसेशन फील हुई, तो फिर इसका मतलब वो कंप्लीट होने लगा है। तो ये इसीलिए अब कोई ये करना नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टरी में ये है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं किसी से नीचे जाके, हम करेंगे नहीं। कॉमन सेंस यूज बिल्कुल भी जीरो कर रहे हैं भाई, आप करो ना, कोई तो शुरुआत करेगा ना, तो इस कारण से नहीं कर रहे। और दे आर बिजी, सेक्स में दिमाग नहीं लगाना चाहते। बात यह है जो यूरोलॉजिस्ट है, ज्यादातर यूरोलॉजिस्ट इसको ट्रीट कर देते हैं, इसको सेक्स से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस होता नहीं, मरीज को 3 महीने की टेडालफिल दे देते हैं 10-10 20-20 मिलीग्राम पे, मरीज हमेशा खत्म हो जाता है। एक के पास भी गया तो उन्होंने मुझे सीधा पिनाइल इम्प्लांट का ऑप्शन दिया। हाँ, पिनाइल इम्प्लांट इज ए ब्लडर, मुझे नहीं कराना। अब ये मैंने भी देखा कि पीएमई के लिए पिनाइल इम्प्लांट डाल रहे हैं। जैसे ही आपने पिनाइल इम्प्लांट पीएमई के लिए किया, एक तो आपकी अपनी इरेक्शन भी कमजोर हो सकती है, उसके पूरे चांसेस हैं। दूसरा नॉनसेंस तो है ही, पिनाइल इम्प्लांट वो तो वही कराएगा ना जो नहीं तो खड़ा रहेगा आपका। हाँ, और तीसरा ये उससे पीएमई नहीं ट्रीट होएगी, बस आप अंदर डालोगे निकल जाएगा, आप तो वहीं पे खत्म। अब ये है कि बस पैर हार्ड रहेगा, तो आपकी जो एनर्जी है वो तो खत्म हो ही जाएगी ना। यही तो होता है ना, एनर्जी खत्म हो जाती है। हाँ, तो फिर आप कैसे करोगे सर? तो ये है इस सर्जरी के मैंने इतने ब्लेंडर देखे हैं ना, तो कोई सीखना चाहता, लेकिन अब आपने जाके डिमांड कर दी कि मैंने सिलेक्टेड डोर्सल रेक्टमी करानी है। अब क्या किया, पहले तो मैंने जो इंसिजन दिया वो पीछे दे दिया, इंसिजन फ्रेनुलम पे, नर्व से ऊपर, इंसिजन पीछे, क्योंकि आती ने करना नहीं क्या है, तो मरीज से पैसे तो ले ही लो, और पीछे कर दिया। वहीं की बात बता रहा हूं। फिर उठा के पेनिस की जड़ में कर दिया, आपने तो नर्व पार्टी ही नहीं वहां पे, अगर नर्व पार्टी होती तो पूरा पेनिस नम हो जाता, खोल के बंद कर दिया। एक हैदराबाद में मैंने पेशेंट देखा, जीए में मरीज को बेहोश करके कर दिया, और हमने खोल के देखा सारी नर्व्स वहीं थी। बहुत ब्लंडर करते हैं। तो ये है, अब मैं जो लोकल एनेस्थीसिया में करूंगा उसमें हम क्या करेंगे कि आपको पूरा नम भी नहीं करेंगे, इंसिजन में दर्द नहीं होगा, लेकिन हम इतना छोड़ देंगे हल्का सा कि जब हम नर्व्स काटें तो आपको पता लगे। पेन तो नहीं होगा? नहीं, पेन नहीं होगा, करंट सा लग सकता है। हाँ, वो तो नर्व्स की वजह से। ठीक है, आप बताइए लोग क्या कर लो ये अगर आपको लगता है तो, और फिर हमें फीडबैक भी आके देना होगा 6 महीने बाद। मैं 6 महीने फीडबैक दूंगा, लेकिन मैं ना इस चीज से 10 साल से सफर कर रहा हूँ, तो ये मैं 1 मंथ तक नहीं कर पाऊंगा, फिर उसके बाद कर लो जो मर्जी करना है। 1 मंथ तक कुछ भी नहीं कर सकता। 1 मंथ नहीं करो ना, वहाँ पे टाके लगे होंगे तो। अच्छा, तो टाके भी रहेंगे, तो मुझे कोई यूरिन करने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई पट्टी वट्टी नहीं होगी, अभी पट्टी करेंगे परसों पट्टी खोल लेना। वो टाके भी लगते हैं? हाँ, टाके लगेंगे, इंसिजन होगा। हाँ, इंसिजन होगा, तो आप सोच के बताना। मैं तो सोच के बताना। हाँ।